हम लोग लाइफ साइंस में एक चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर 1.1 का ही हिस्सा है। इससे पहले 1.1 में पढ़े थे हम लोग जानदारों के बुनियादी खसूसियात, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। पहले पढ़ा लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। बताया था कि नॉन लिविंग बीइंग है जो बेजार चीज़ें जो खूबी नहीं है। लिविंग में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, तो हर खूबियों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, इरिटेबिलिटी है, मेटाबॉलिज्म था, बहुत सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे जो डिस्कस किए थे जानदारों को बता दें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब कि ज़िंदगी की शुरुआत, ज़िंदगी की इब्तिदा। इस दुनिया में ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। देखो जब से छोड़ो जो आप नया चप्पल लेके लाया, मतलब क्या पढ़ने वाले आज ज़िंदगी की इब्तिदा, मतलब कि इस दुनिया में या बात करें कि इस ज़मीन में ज़िंदगी की शुरुआत। ये हमेशा से ही इंसानों के लिए एक सोच और फिक्र का मौजू है कि इस दुनिया में एक तरह के बढ़ो बोलने पड़ता है, इस दुनिया में ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। ज़िंदगी मतलब हम लोग, आप लोग, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, पेड़ पौधे, इस दुनिया में इस तरह के जानवरों की शुरुआत कैसे हुई। तो इस तरह का सवाल अक्सर बेशतर जहन में हम लोगों का आता है कि हम लोगों से पहले यहाँ पर क्या था, हमसे पहले क्या था, उससे पहले क्या था यहाँ पर। जब कोई दुनिया में कोई जानदार नहीं था, तो दुनिया में क्या था, दुनिया कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, सवाल जहन में आता है। जब हमसे पहले मेरे अब्बा थे, मेरे अब्बा से पहले उनका अब्बा, उनका अब्बा से पहले उनका अब्बा, लेकिन सबसे पहले तो पूरी दुनिया में रहा होगा, आया होगा। उससे पहले दुनिया कैसी थी, दुनिया के दुनिया के हालात कैसे थे, कैसे लोग जानदार दुनिया वजूद में आए। कभी के बैठे बैठे खाली दिमाग, खाली घर में सब बात नहीं आता, शैतान दिमाग सब बात कभी नहीं आता। दुनिया में कैसे हुआ, कैसे हम लोग आ गए दुनिया में, तुम्हारा आता है ना, सभी का मोटामोटी आते हैं, कभी निकल जाता हो। बाकी का सोचने बैठोगे ना कि इस दुनिया में ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई है, तो तुम उसको और तलाश करते 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 थक जाओगे। दूर बाबा बहुत वक्त नहीं खोज पाइएगा। तो दुनिया में, इस ज़मीन पर, दुनिया में, दुनिया बोलने का मतलब ये ज़मीन, इस ज़मीन में ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, ये हमेशा एक चर्चा का विषय है, हमेशा एक बहस का विषय रहा है। तो इस चीज़ पर बहस करने वाले दो तरह के लोग, ये बात करें दो तरह के लोग। एक ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है, कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, भगवान है। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बिलीफ है कि कोई सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को चला रहा है। और जितने भी जानदार दुनिया में हैं, चाहे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े हो, रेप्टाइल्स हो, पानी में रहने वाले हो, रेगिस्तान में रहने वाले हो, इंसान हो, जानवर हो, कैसे भी जानदार क्यों ना हो, कैसी भी चीज़ें क्यों ना हो, यहाँ तक के पहाड़, दरिया, सूरज, चाँद, तारे, सबको कोई सुप्रीम पावर चला रहा है, सबका मालिक कोई एक है। अब इस सुप्रीम पावर को अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। हम लोग अल्लाह बोलते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है वो भगवान के नाम से ताबीर करता है। ईसाई है, और भी कई सारे मज़ाहिब दुनिया में मौजूद है, सबका अपना अलग अलग बिलीफ है। लेकिन उन सारे बिलीफ में कॉमन बात क्या है कि सब मानता है कोई है। अब ऐसे हम लोग एक अल्लाह का पूजा पूजते हैं, अल्लाह का इबादत करते हैं। हिंदू है तो उनके सारे भगवान हैं, और भी रिलीजन्स हैं तो उनके कैसे बुद्धिस्ट है, जैन है, सबका अपना अलग अलग गॉड और भगवान है उनके हिसाब से। लेकिन सबका में एक बात कॉमन है कि वो लोग ये बात मानता है कि कोई सुप्रीम पावर है। वो इस बहस में नहीं जाता कि दुनिया किसने बनाई, ये कैसे हुआ,
वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, वो इस बहस में नहीं जाते। तो एक बड़ी आबादी इस दुनिया में बड़े तादाद लोगों की इस तरह की, लेकिन इनके अलावा इसके बरक दुनिया में ऐसे और भी लोग पाए जाते हैं जो कि किसी भी सुप्रीम पावर का होने का इनकार करते हैं। इनका बोलने का मतलब दुनिया में कोई सुप्रीम पावर है ही नहीं, जो कुछ है बस अपने आप चल रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट। और उसको हम लोग उर्दू में नास्तिक बोलते हैं, जो किसी भी गॉड में बिलीव। एटलीस्ट हिंदू है तो भगवान को मान रहा है, उसको पता है मैं सुप्रीम पावर है। जैनिज्म है तो मान रहा है कि मेरा जैन मेरा भगवान है, या बुद्धिस्ट मान रहा है। लेकिन एथिस्ट क्या करता है, कुछ नहीं मानता, बोलता दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ अपने बस। दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे, दुनिया में तुमको दो तरह के लोग मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो दोनों बात मानता है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम जितने बैठे क्या मानते हैं, अल्लाह है, एक है, अकेला है, किसी की औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, वो अकेला है, कोई वारिस नहीं हो सकता है ना, और वो सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है। ठीक है, यही बिलीव हम लोगों का। बाकी रीजन में अलग अलग बिलीव अपना है, लेकिन एथिस्ट जो वो इस बात को मानता ही नहीं। वो तो गॉड के एग्जिस्टेंस से हम सिरे से ही इनकार करता है। वो बोलता दुनिया जो कुछ बनी है वो अपने आप में खुद का खुद है। दुनिया जो खुद वजूद में आई है, जानदार खुद वजूद में आए, पेड़ पौधे खुद वजूद में आए, सब कुछ अपने आप दुनिया में पैदा हुए। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर आपसे कोई पूछे आपको किसने बनाया, आप क्या बोलिएगा, अल्लाह। पेड़ पौधों किसने बनाया, कुत्ते को किसने बनाया, गाय को किसने बनाया, नदियों को किसने बनाया। आपसे कोई सवाल पूछेगा, जवाब क्या, आपको कोई टेंशन नहीं है। जो सवाल बोलेगा जवाब उसका एक है। कोई भी सवाल किया जाए, आपको गधा किसने बनाया, तो हर सवाल का जवाब आपको गधा आपने खुद बनाया। तो हम लोगों के पास जो है, हम लोगों को उतना बर्डन नहीं है, हम लोगों को कुछ साबित नहीं करना। ठीक है, मान रहे हैं तो गधा बनाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दुनिया के जो लोग जो अल्लाह के ना होने का, अल्लाह के होने का इनकार करते हैं, अल्लाह नहीं है, कि भगवान है, गॉड नहीं है, सब कुछ अपने आप है, तो सारा सबूत का बर्डन किसके ऊपर है, उसके ऊपर है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं गॉड नीचे, बताओ तो इंसान कैसे बने, चलो मान लेते अल्लाह नहीं है, मतलब पेड़ पौधे कैसे बने। अच्छा मान लो अल्लाह नहीं, ज़मीन कैसे बनी, सूरज कैसे बना, तारे कैसे बने, चांद कैसे बने, है ना, आसमान कैसे बना, बादल कैसे बने, परिंदे कैसे बने, मछलियाँ कैसे बनी, बहुत सारे कैसे बने, बताओ, सब बताओ तुम बताओ हमको। तो परेशान है, हम तो इनकार तो कर दिए, गॉड तो नहीं है, हम तो बोलना पड़ेगा ना कैसे हुआ। मेरे पास कोई बर्डन नहीं है प्रूफ करने का, क्या बर्डन प्रूफ नहीं है, ठीक है, सब कुछ अल्लाह ताला जो सबका जवाब क्या है, तुम कोई भी क्वेश्चन कर लो, सबका जवाब एक ही है। तो हम लोग के पास ये सोचने के लिए वक्त देना ही बेकार है, टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि कोई है तो जब है तो क्या दरकार है, कैसे बना करने का दरकार है। तो फंसता कौन है, एथिस्ट। अब उनसे मुझे अच्छा बताओ, तो ठीक है चलो मान लेते हैं, हम तुम्हारी बात कुछ करते हैं, तुम्हारी बात लेकिन मान लो तुम एथिस्ट हो, हम तुम्हारी बात कुछ करके मान लेते हैं, तुम नास्तिक हो, तुम्हें मान लेते हैं कि तो दुनिया को सुप्रीम पावर ना हो, बोलता हम तो ऐसा नहीं बोल रहे, मान लेते उसकी बात नहीं। अच्छा बताओ तो ये कैसे बना, वो कैसे बना, क्या करेगा वो, प्रूफ देगा ना। अगर आप बोलिएगा नहीं ये ऐसे नहीं हुआ है, या ये कोई बनाया नहीं है, तो बताओ कैसे बना, आओ तो बताओ कैसे बना, बात समझ में आ रही है। अब वो सबूत देने में लग गया। एथिस्ट है, जैसे लोग हुआ ग्रुप जो नहीं मानते हैं वो सुप्रीम पावर नहीं है। अब उन लोगों ने क्या किया, अब उस सवाल का जवाब तलाश करना शुरू किया, और ज़माने कदीम से सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं, और आज तक साबित नहीं कर पाए कि वाकई सब कुछ दुनिया में, ये तो आगे पढ़ेंगे डिबेट को पूरा, कि दुनिया में सब कुछ वाकई अपने आप, और जब दुनिया रहेगी तो वो साबित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन
लेकिन तुमको अपना बात मनवाने के दौरान वो तुमको कुछ ऐसी ऐसी मिसालें देंगे, ऐसा एग्जाम्पल पेश करेंगे, ऐसा ऐसा एविडेंस तुम्हारे सामने रखेंगे ना कि तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो, तो सही तो लग रहा है, तो बोलने पर मजबूर हो जाओगे। ये बात समझ में आ रही है। जब वो अपने एविडेंस को रखना शुरू करेगा ना, अगर तुम्हारे पास बहुत जानकारी नहीं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत नॉलेज वाले नहीं हो, तो तुम उनकी बातों में 100% तुम आ जाओगे। तो ऐसा सा एविडेंस तुमको देगा, लेकिन उस एविडेंस को उसको गलत साबित किया जा सकता है। कैसे? तुम्हारे पास जानकारी रहेगी तब, या उसके बाद को तुमको कोई काउंटर, तुम्हारे पास कोई एविडेंस होगा कि नहीं आपका थ्योरी यहाँ पर फेल हो जा रहा है, आपकी बातें यहाँ गलत है। तो चूँकि वो तो एथिस्ट है, तो किसी लॉजिक को वो तो सिर्फ लॉजिक से बात करेगा, वो किसी मजहबी बात को तो मानेगा नहीं। आपको लॉजिकली को साबित करना पड़ेगा कि आप यहाँ गलत हो। अगर आपको लॉजिकली गलत साबित नहीं तो क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? अगर लॉजिकली गलत साबित नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेगा? देखा आप बोलते ना कोई नहीं है, अभी ठीक है, दुनिया में कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो साइंदा जो होते हैं, कुछ सब नहीं, कुछ साइंदा ऐसे होते हैं या दुनिया की बड़ी आबादी जो खास तौर पर जो साइंटिस्ट में होती है, सब नहीं, कुछ बड़ी आबादी ये मानती है कि दुनिया में कोई सुप्रीम पावर है ही नहीं, वो दुनिया से अपने आप बनी है। तो वो लोग प्रूफ देगा, वो लोग प्रूफ देना शुरू करेगा। वो लोग बोलता है अच्छा, हम लोग जो थ्योरी बोलते हैं उस थ्योरी का नाम क्या है? हम लोग जो थ्योरी को मानते हैं उसका नाम है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी रिगार्डिंग origin of life, origin of life। दुनिया की बड़ी आबादी इसी थ्योरी को मानती है। दुनिया में से बहुत लोग तुम्हें मिल जाएंगे आसपास, तुम्हारे घर के आसपास से लोग मिल जाएंगे जो इस थ्योरी में बिलीव, मतलब मदद को तो वास्ता वो नहीं मानते कि अल्लाह को गॉड है, सब कुछ अपने आप है। तो जो हम लोग मानते हैं, लेकिन तो हम लोग कौन थ्योरी को फॉलो करते हैं? डिवाइन थ्योरी को, यहाँ को सुप्रीम पावर है। और जो एथिस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं? कोई डिवाइन पावर नहीं है। उन लोगों का बोलने का मतलब है कि दुनिया में सब कुछ अपने आप है। अपने आप बोलने का मतलब, उन लोगों का बोलने का मतलब है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, कौन चीज़ें? जानदार, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सारी की सारी जानदार चीज़ें बेजान चीज़ों से पैदा हुई है। अब बताओ, दुनिया का सारा जानदार चीज कहाँ से पैदा हुआ? ये कौन बोल रहे? एथिस्ट। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को बोलते हैं अबायोजेनेसिस। अबायो, सब पूछेंगे हम, अबायोजेनेसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अबायोटिक origin of life, अबायोटिक origin of life, यानी कि जिंदगी की शुरुआत बेजान चीज़ों से हुई। अब बताओ, दुनिया में इतने सारे जानदार हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, कितने जानदार दुनिया में मौजूद है। ये सारे जानदार बोल रहे हैं सारे बेजान चीज़ों से पैदा हुए हैं। अब ये अजीब बात है, सारे जानदार बेजान चीज़ों से कैसे पैदा हो सकते हैं? है ना? आप जो भी जानदार बेजान चीज़ें कैसे पैदा हो सकता है? बेजान चीज़ एक अलग चीज़ है, नॉन लिविंग एक अलग चीज़ है। वो ना बढ़ता है, ना सेल डिवेलप होता है, ना मेटाबॉलिज्म है, ना डाइजेशन, कुछ तो नहीं है उसके अंदर, ना इरिटेबिलिटी है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर ही बोला है कि जानदार जो पैदा हुआ बेजान से पैदा हुआ, इस थ्योरी को बोलते हैं अबायोजेनेसिस। अब इसी थ्योरी को साबित करने वाले कई सारे आपको एग्जाम्पल दिया। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एरिस्टोटल, फिलोसफर था, उसने एक एग्जाम्पल दिया था। उसने बताया था कि उसे साबित करने की कोशिश की थी कि बेजान चीज़ से जानदार पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए ये शोकेस लकड़ी का बना हुआ है, आप एक लकड़ी का पलंग हुआ, लकड़ी का शोकेस होगा, और जब नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? इसी की
किसी घर में दो होगा ना। अच्छा ये शुक्र जानदार है बेजान? आप घर में पलंग जानदार है बेजान? अब घर में लकड़ी का मीरा जो जानदार है बेजान? ध्यान चीज़ है ना। अच्छा कभी कभी देखिएगा रात के वक्त किसी वक्त भी आपके घर में अलमारी पलंग से कैं 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 की आवाज़ आती है। उसको जब लकड़ी को तोड़िएगा आप, लकड़ी को देखिए उसका एक कीड़ा है, उसको बोलते लकड़ी खाने का कीड़ा बोलते हैं। वो हल्का सा येलो कलर का होता है, देखे आप लोग? वो कीड़ा है, वैसे कीड़ा तो है। जानदार है या बेजान? पलंग क्या था? तो बेजान में क्या पैदा हुआ? कैसे हो गया? है ना, हुआ ना? वो साबित कर रहा है ना, वो साबित कर रहा है कि वो जानदार जो बेजान से आया। फिर मान लो एक गोश्त का टुकड़ा तुम्हारे पास नहीं है, उसको तुम छोड़ दो, कई बार रखा हो, छोड़ दो 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक छोड़ दो, क्या वो सड़ेगा? वो सड़ने क्या होगा? बदबू मारे, आप देख कैसे क्या आएगा उसमें? कीड़ा पैदा हो जाएगा। आप पैदा नहीं कैसा कर जाओगे? एक कीड़ा पैदा होगा। अच्छा गोश्त में तो जानदार है बेजान, तो क्या पैदा हो गया? तो बेजान के अंदर पैदा हुआ ना। अच्छा नाले में जो इतना कचरा बहता है तो बेजान है ना। और नाले को तुम हटा कर दे तो पानी हटा कर देखो हाथ से अंदर में छोड़ रहा है ना। अच्छा वो छोड़ दो, ये बरसात का मौसम है ना, छत में एक बरसात एक बड़ा सा गमला रख दो और उसे बरसात का पानी जमा होने दो। जब हमारी जम जाए बरसात वाली जम जाए उसमें, उस गमले को से रहने दो। 3 दिन 4 5 बार देखना, उसको छोटे छोटे खुले पैदा होंगे। कहाँ से आएगा है ना? पानी तो बेजान था, ठीक। अब फिर कीड़े कैसे पैदा हो गए? ऐसा अगर हुआ होता कि 2 कीड़ा को मतलब आई नहीं रहे ना, तो बोले बेजान की जानदार पैदा को दिखा रहे हैं, तो दिखा दो रहा आपको। एग्जाम्पल है, सोचते हैं मजबूर कर रहे हैं, वो तो अपनी बात के लिए एविडेंस दे रहा, आप उसकी बात को काटो। वो एविडेंस दे रहा है कि जानदार जो है बेजान से पैदा हुआ, वो अपने अबाइडेंसिस को प्रूफ कर रहा है। आपको बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोला नहीं साबित करो, तब तुम साबित कैसे करोगे? तो तुम अगर गौर से ध्यान दो, जो तुमको 3-4 जो मिसाल दिया, शुरुआत का 2 मिसाल अगर पकड़े हैं, हाँ पहले मिसाल किसका दिया? गोश्त का टुकड़ा। लकड़ी अगर है तो लकड़ी कैसे आया होगा? लकड़ी पहले पेड़ से आया होगा, ना, तो पेड़ तो जानदार था। तो अगर आपके घर में अगर वो ऐसा बोले बेजान पलंग था, तो बोले पलंग ठीक है, पलंग पे जान है कि पलंग में लकड़ी तो कहीं से आया ना, वो तो उतरा नहीं, वो तो पेड़ से आया, तो पेड़ जानदार था ना। तो अगर आप बोल रहे हैं जानदार से बेजान आया, हम तो बोल रहे हैं जानदार से बेजान आया, क्या ख्याल है आपका? वो गाय का जो गोश्त का जो टुकड़ा समझ, जब मुर्गी चिकन गाय बगैर कुछ तो समझो, उसको अगर समझ सकते हो। ये जो गोश्त का जो पीस है, ठीक इसमें से ये बेजान जानदार पैदा करेंगे, तो गोश्त का तो किसी जानदार का तो हिस्सा होगा, यानी भाई जानदार तो लगा होगा, जानदार से बेजान आया होगा। अब वो जानदार भी पैदा हो गया, अब वो कहाँ से पैदा हुआ वो तुम्हारा अलग बात, तो कहाँ से पैदा हुआ अलग बात, लेकिन वो जानदार से हुआ ना। तो आप जहाँ से बोल रहे कि यहाँ से आया, बोले इससे पहले भी कोई और था, तो कौन है? गाय बकरी कुत्ता बिल्ली कुछ रहा होगा। कहीं लकड़ी के लिए भी कहीं तुम्हारा लकड़ी का जो बना है शुगर कहीं पेड़ से हासिल हुआ होगा, ठीक है ना। और आप जो आपके घर के नाले में कचरा बहता, क्या बहता है उसमें? फल का कचरा, सब्जी का कचरा, है ना, हड्डी जो सब फेंके थे आप, चावल, रोटी फेंक दिया, बहुत सारे फेंकते हैं लोग ना। ये सब जो हम लोग जो नाले वगैरह जो फेंकते हैं हम लोग, तो क्या रहता है? सब किसी की जानदार है, कभी ना कभी हिस्सा रहता है। अगर आप झाड़ू ही फेंक दिए हैं अगर आप नाले के अंदर, तो झाड़ू भी कहाँ से बनता है? खजूर के पेड़ से बनता है, जानदार है ना। तो
नाले में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारा फेंकते हैं जो चीज़ें की जानदार का हिस्सा रहा होता है। तो आप ये साबित यहाँ पर तो ये थ्योरी साबित तो एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन तुमको समझने की कोशिश किया, तो थ्योरी कहीं ना कहीं फेल हुआ। ठीक है, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा, तो अच्छा अच्छा ये बात हो गया, कुछ दूसरा मिसाल लेते हैं। तो फिर वो तुमको क्या साबित करेगा, क्या बताएगा वो, यहाँ से बड़े बहस करेगा तुम्हारे ऊपर किससे, प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ। प्रीबायोटिक मतलब दुनिया में जानदारों के आने से पहले, जब दुनिया में कोई तरह का जानदार नहीं, एक चींटी भी मौजूद नहीं थी, एक बैक्टीरिया, कोई किसी तरह का जानदार दुनिया में मौजूद नहीं था। अब सोचो जब इस दुनिया में पूरे अर्थ में कहीं पर भी एक जानदार मौजूद नहीं, अब तो इमेजिन करो दुनिया में कैसी है, हमारी शक्ल कैसा होगा, बाकी वाला कैसा होगा, बल कुछ तो नहीं होगा, सब देखने में लगता है एक ही जैसा है ना। अगर दुनिया में जानदार नहीं होंगे सब, कब ये बात कब की कर रहे हैं, प्रीबायोटिक, प्री मतलब पहले, बायोटिक मतलब जिंदगी, प्री मतलब पहले, बायो माने जिंदगी, मतलब जमीन पर जिंदगी आने से पहले जमीन के हालात क्या थे, जमीन कैसी थी, हम लोगों को तो मालूम है। कहा जमीन कौन बनाया, जमीन का पूरी कायनात अल्लाह ताला बना, पूरी कायनात को अल्लाह ताला बनाया। अच्छा, पूरी कायनात के बारे में थोड़ा हम बात करें, कायनात किसको बोलते हैं, वो लगी का नाम है कायनात है, कायनात में तो रोटी है, वो उस कायनात के बारे में बात नहीं करते, उसका दांत उठा हुआ, हम बात करें कि कायनात के बारे में पूरे हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्स का इसके बारे में बात करने पर यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करेंगे। हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है, गेट लगा दो जरा, गेट लगा दो, अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है ना। ये सूरज से कितनी दूर पर क्या है, कितनी दूरी पर है, 15 करोड़ किलोमीटर करीब करीब, और इसका कितना मुकाम है, इसके सोलर सिस्टम में तीसरा मुकाम, पहले है वेनस, पहले सॉरी मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सो ऑन चलता है, ऐसे करेंगे 8 प्लैनेट्स है, ठीक है ना। अभी और डिस्कवर नहीं हुआ, अभी और डिस्कवर हो सकता है। अब आप लोग के लिए 9 पढ़ोगे आप ना, तो 9 नहीं है, पूरा प्लूटो को पीछे निकाल दिया, 50 से बाहर कर दिया गया। तो इसको बोलते हैं एक सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम बोलते हैं। एक सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, चारों है, जो है ज़मीन में मरी के लाइन से, और ज़मीन का मुकाम कितना है, ज़मीन कितनी बड़ी पता आपको। अच्छा, अगर आपको पूरी ज़िंदगी, अगर आपको हम बोलेंगे आपको तुम पूरी दुनिया को, दुनिया की ज़मीन को तो घूमो, खर्चा पूरा हम देंगे, लेकिन तुमको पूरा दुनिया घूमने हो, तुम नहीं घूम सकते, तुम ज़मीन के हर गोशे में, हर हिस्से में तुम जा ही नहीं सकते, आ सकेगा, इतनी बड़ी दुनिया है ना। 7 बड़े आज़म, 7 कॉन्टिनेंट है, और 5 ओशियंस है ना, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इसको तुम्हें बहरे में शुमाली, बहरे में जनूबी, बहरे काहिल, क्या बोलते हैं, बहरे हिंद, मुझे भी याद है किसी नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना। 5 ओशियंस है, 5 समुंदर है बड़ा बड़ा, उसको महासागर बोलते हैं, और 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका वगैरह वगैरह 7 है। उनमें सबसे बड़ा कौन है, एशिया, को बर्फ संगीरी बोलते हैं, इसलिए हम लोगों का इंडिया भी है, ठीक। इस पूरे 7 बड़े आज़म में एक बड़े आज़म एशिया है, उस एक एशिया बड़े आज़म में एक कंट्री है इंडिया,
उस इंडिया कंट्री में एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा शहर है कोलकाता। कोलकाता में एक छोटा सा इलाका है मटिया में छोटा इलाका है बिजू नाला में छोटा जगह है वाले जहाँ हमारा बैठे हुए। अगर आपको हम पूरी ज़िंदगी दे भी दें तो हम गारंटी दे रहे आप पूरा वेस्ट बंगाल नहीं घूम सकते। पूरा वेस्ट बंगाल आप हर जगह आप जा नहीं सके पूरी ज़िंदगी। पूरी अगर से आपको वेस्ट बंगाल घूमने बोले तो आप पूरी ज़िंदगी में घूम हाँ किसी जगह चले जाइएगा, लेकिन हर जगह पूरा आप नहीं घूम सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया सोचिए, एक छोटा स्टेट वेस्ट बंगाल, वो इंडिया के अंदर, इंडिया एशिया के अंदर है। एशिया अर्थ के अंदर है, जो 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हम लोग के कंट्री तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा बड़ा कंट्री भी चाइना से बड़ा, रशिया से बड़ा कंट्री है। तो हम बता दें कितनी बड़ी ये दुनिया है, कितनी बड़ी ये दुनिया। बताया था कि सिर्फ 30% ज़मीन है, 70% ये तो पानी कितना होगा। ये सिर्फ एक प्लेनेट का हाल है। इस सूरज से कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट और एक सन, ठीक है। और हम लोग जिस हम लोग सोलर सिस्टम में जहाँ पर रहते हैं, जिस हम लोग तारों के झुंड में रहते हैं, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है? उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो सोचिए कितना बड़ा है। गैलेक्सी किसको बोलते हैं? तारों के झुंड, तारों के कॉन्स्टेलेशन को बोलते हैं गैलेक्सी। इस हम लोग का इस मिल्की वे गैलेक्सी में जिस तरह हम लोग का अपना एक सोलर सिस्टम है, एक सूरज है, उसका 8 फैमिली है, उसी तरीके से इस सोलर सिस्टम में बताया जाता है कि हजारों से ज़्यादा मिकदार में सोलर सिस्टम है। इसमें एक मिल्की वे गैलेक्सी में सब चीज़ें मिल्की वे गैलेक्सी बताया जाता है कि इसमें से स्पेस में ऐसा ना जाने कितना ट्रिलियन गैलेक्सी है। जिस सोलर सिस्टम, जिस गैलेक्सी में हम लोग का सोलर सिस्टम है, उसमें और भी कई सारे सूरज हैं। हम लोग का अपना सूरज जिसको सन बोलते हैं वो है, और भी आसमान में कई सूरज है, कई सारे प्लेनेट है। ये सिर्फ एक गैलेक्सी के बारे में बात हो रही है, और उस एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम के बारे में बात हो रहा है। उस एक गैलेक्सी में ना जाने कितने ही सोलर सिस्टम है, और जिस तरह से एक गैलेक्सी में कई हजारों सोलर सिस्टम है, उस तरह से स्पेस में कई सारे गैलेक्सीज हैं। हमारे यूनिवर्स का वजन तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप ये समझें, पहले हम अपने बारे में बात करें कि अगर हम लोगों का ये अगर सूरज है तो ज़मीन हम लोगों के सामने कितना बड़ा है? ज़मीन सामने कहाँ होगा? मतलब कि सन इतना बड़ा है कि हम लोग की ज़मीन सामने इतनी छोटी है। अब सोचिए, ये तो एक सोलर सिस्टम का हाल है। अब इसमें तुम्हारा तारों, जोरा, ज़मीन, मरीख, मुश्किल सब है एक सोलर सिस्टम में। ऐसा बताया था कई सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर, तो कितना बड़ा गैलेक्सी को सोचते हैं। बताया तो स्टार हम तुम देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, एक स्टार जो दिखा आसमान में देख रहे हैं वो इतना बड़ा होता है, साइज में इतना बड़ा होता है कि हमारी ज़मीन के साइज का हज़ारों ज़मीन उसके अंदर समा सकता है, ज़मीन को निकल सकता है। वो इतना बड़ा तारा होता है कि एक गैलेक्सी के बारे में बात हो रहा है, हर एक गैलेक्सी में तो करोड़ों तारे। तो समझ रहा है दुनिया, पूरा कायनात बोलते हैं। आसमान क्या है? आसमान कितना ऊंचा है? आसमान के नापा नहीं, उसके ज़्यादा कोई हद है नहीं। जहाँ तो तुम्हारा जहाँ तो देख पा रहे हो वहाँ तक आसमान। और बताया जाता है कि हर रोज़ कई सारे गैलेक्सीज बन रहे हैं, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और बताया जाता है कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जो दुनिया में थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में आपको, कि दुनिया में जो आज से 1000 साल पहले हो चुका है
वो बहुत दूर रहने वाला आदमी तो काफ़ी किसी और ग्रह में रहता हो, किसी और जगह रहता होगा, वो अभी भी हम लोगों का पास्ट को देख सकता है, क्या देखता हो। मतलब जो अगर कोई ऐसे प्लैनेट में, तो दूर दराज प्लैनेट में जहाँ पर बहुत काफ़ी दूर कोई अगर आबादी इंसानी हो, तो उन लोगों के लिए अभी भी इस ज़मीन पे डायनासोर का कब्जा है। वो अभी भी जी रहा है किसमें, पास्ट, हम लोग जी रहे हैं फ्यूचर, उन लोगों के हिसाब से। मतलब जो चीज़, मतलब जैसे जब यहाँ पर दुनिया में जब ये दुनिया में डायनासोर रहा होगा या किसी से हालात जब रहे होंगे यहाँ के, तो यहाँ का रोशनी जब रिफ्लेक्ट हुआ होगा टकराने के बाद सूरज से, तो स्पेस की तरफ गया होगा। जब अभी जा रहा है स्पेस में, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर रोशनी टकराने के बाद रोशनी इसके ऊपर अब चली गई, स्पेस में चली जाएगी रोशनी, जा रही रोशनी स्पेस में जा रही है, दुनिया में मर भी जाएगी, 40 साल के बाद मर जाएगी, लेकिन जो रोशनी जो अभी जो है बैठी रोशनी, इसकी रोशनी जा रही है स्पेस में। अब वो जब वो आदमी उस रोशनी को रिसीव करेगा तो उसको ये जिंदा पाएगा, क्योंकि वो इसके मुकाबले 60-70 साल पीछे। जीव हो गया ये भी साइड गया तो पगला हो जाएगा। तो जो कुछ ऐसा ग्रह है जो हम लोगों से कई साल लाइट ईयर पीछे है, तो उन लोगों के हिसाब से अभी भी दूसरा आज़ाद नहीं हुआ है, या वो लोग और पुराना जिंदगी वो लोग अभी अकबर बादशाह को देख रहा है। इसका एक आसान एग्जाम्पल तुम समझ लो, ऐसा होता है, हम आसान एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर है कोई आदमी यहाँ से दुबई गया, अभी लोग घर पे जा रहे हैं, मान लो यहाँ से अगर तुम यहाँ से फ्लाइट में बैठे हैं 2 बजे रात में बैठे, 6 घंटा गुजर गया, तो यहाँ का वैसे कितना बजने था, 8 बजना चाहिए था, है ना, 2 बज रहा ना, 8 बजना चाहिए था। जब तुम उनको तुम फ़ोन करोगे तो वो बोलेंगे सुबह के 4 बज रहे, क्या बोलेंगे अभी 3:30 बज रहे। ऐसा बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या, जो वो लोग देखेगा हम लोग, यानी हम लोग का मगरिब पहले हो रहा, हम लोग का मगरिब ऐसा, तो आपके एक प्लान में ऐसा हो रहा, क्यों? रोशनी वहाँ देर में पहुँच रही, दिन की अपना गर्दिश भी है उसमें शामिल, बात समझ में आ रही है। तो जो चीज़ हमारा पहले देख रहे हैं तो बाद में देख रहा है। अब कोई आपको मान लो हम लोग सुने कि ज़मीन से सूरज से रोशनी जो है 8 मिनट में वापस आती है, 8 मिनट में यहाँ आती है ना, 8 मिनट में ऐसे पड़े, मतलब रोशनी जो सूरज से आती है ज़मीन तक कितना दिन में आती है, 8 मिनट में आती है। हालांकि 8 मिनट में रोशनी, सूरज से रोशनी निकलना बहुत पहले शुरू कर चुकी है, उसको ट्रैवल करने में। अब वो रोशनी जो है, वो रोशनी अगर मान लो ज़मीन से को बहुत दूर और सूरज के दरमियान में अगर आदमी है, तो रोशनी को पहले देखेगा बाद में देखेगा, पहले देख लेगा ना। तो जो रोशनी तुम्हारे पास आने वाली पहले देख लिया, क्या ख्याल है, ठीक है ना। और अगर वो ऐसा भी करे कि उस रोशनी से तेज रफ्तार के ज़मीन में दोबारा चले आए, तो रोशनी को दोबारा देखेगा, बात समझ में आ रही है? तो ये सब थोड़ा पहली बार सुनो तो अकल से बाहर लगा रहे थे कैसा होता है, लेकिन तो फ्रैंक है, ऐसा होता है, ठीक है। बात कहाँ से कहाँ चला गया, हम सिर्फ बता दे रहे कि यूनिवर्स क्या चीज़ है, तुम उसके बारे में सोच रहे तो दिमाग पगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में कई सारे सूरज हैं, कई सारे प्लैनेट्स हैं, कई सारे सोलर सिस्टम, ठीक। इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बनने का नहीं, तो कुछ नहीं, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ये बनने का नहीं कि बहुत कुछ नहीं, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इतना बड़ा देखा कुछ नहीं। तो एक छोटा इलाका डिवाइड है, छोटे एक इंसान है बस, अब कहना कितनी बड़ी है बोल। बहरहाल, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्री बायोटिक लाइफ ऑफ अर्थ। हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में
पढ़े जिंदगी में ऐसा कि ज़मीन जो है इस शक्ल सूरत में आज मौजूद है, आज से लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन जो इस तरह से नहीं थी। क्या थी वो? बताया था कि सूरज का एक हिस्सा थी। सूरज का एक जब नहीं पड़े सूरज लिखा होगा, सूरज का हिस्सा थी। किसी वजह सूरज में एक धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ तो कई सारे टुकड़े स्पेस में बिखर गए। उसी बिखरे हुए टुकड़े में से एक कौन है? एक अर्थ। जब वो ज़मीन जब वो टुकड़ा जब वो अर्थ नहीं थी, जब वो सूरज से अलग हुई थी, तो वो आग का दहता हुआ गोला थी। बहुत बड़ा आग का टुकड़ा सूरज से अलग। ये ज़मीन वही एक आग का टुकड़ा है। इसका पीछे वजह भी है कि अगर ज़मीन की काफ़ी गहराई में अगर तुम जाओ, अगर तुम ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ना, ज्योग्राफी तुम लोग का है एक चैप्टर अर्थ क्रस्ट, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़े, कोर है, नहीं पढ़े एक चैप्टर है ज्योग्राफी में अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का सेंटर में क्या है, उसके अलग अलग लेयर का नाम है। किसी लेयर में मिट्टी है, किसी लेयर में पानी है, किसी लेयर में कुछ और है, किसी लेयर में कुछ और है। सबसे आखिरी लेयर में आग है। ज़मीन का सेंट्रल पार्ट है जिसको लोग कोर बोलते हैं, सिर्फ आग है उसमें, मतलब आग और लावा की शक्ल में आग है। वही आग तो कभी कभी वॉल्केनो की शक्ल ज़मीन से बाहर आता है। तो हम लोग तो असल में क्या, हम लोग ज़मीन का जो हिस्सा जो ऊपर सख्त हो गया है, ये असल में आग के समझ लो, मिसाल दे तो आग के समुद्र के ऊपर है। मतलब ये पूरा गोल ज़मीन है, बीच में पिघली हुई आग है। उस आग के ऊपर ज़मीन जो है कवर किए हुए। ये बात समझ करके मालपुआ खाएगा कभी कभी, हैं? ऊपर कैसा कि लाल हो जाता है, अंदर वाइट, बीच में क्या रहता है? क्रीम निकलता है। तो वैसे ही क्या है, ज़मीन भी ऑलमोस्ट नहीं खाया मालपुआ कभी। अच्छा, केक खाया 5 रुपये वाला, क्रीम बाद में जला हुआ काला से दिखने में लगता है, अब बीच में क्रीम निकलता है। आप उसी को खाता क्रीम के लिए कहने वाला। ठीक, अब मिसाल बनाने के लिए तो इस तरह से ज़मीन के मरकरी से भी क्या है, और आग कैसे पिघली हुई शक्ल में, लावा की शक्ल में, यही कभी कभी वॉल्केनो की शक्ल में, वॉल्केनो में आर्टिफिशियल की शक्ल में ज़मीन से इग्निवस रॉक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पहाड़। बोले भी नहीं पड़े आप पढ़े हो? आर्टिफिशियल पहाड़ इसको बोलते हैं, इग्निवस रॉक बोलते हैं। वहाँ से कभी कभी ये लावा बाहर आता है। खैर बहरहाल, तो ज़मीन जब सूरज से अलग हुई, वो ज़मीन इस आज की तरह ज़मीन नहीं थी, वो एक आग का जलता हुआ गोला थी। अब मुझे गर्म है, आग का जलता हुआ गोला है, तो ठंडी होगी। ठंडी कब होगी? अब आपके घर कहानियाँ पतली तो है नहीं, जब इस अभी तारा तो घंटे में ठंडा हो गया। तो बहुत बड़ा जमास ज़मीन एक हिस्सा है आग का। अब जो ठंडा होने में वक्त लगा, ठंडा में जो वक्त लगा है, तो अंदर का हिस्सा आज तक ठंडा नहीं हुआ। बाहर का जो हिस्सा था वो आहिस्ता 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 ठंडा होता गया। जब ठंडा होता गया तो उससे क्या हुआ? सुखड़ाव पैदा हो गया। वो भी जब ठंडी होती थी कि वो सुकड़ती है ना, जब वो सुकड़ना शुरू की तो उसमें क्या हुआ? कुछ हिस्सा ऊपर, कुछ हिस्सा, तो ये ऊपर खाबर ज़मीन बन गया। तो जो ऊंचा बन गया वो पहाड़ से कर दिया, जो नीचे रहेगा वो ज़मीन से बन गया। फिर जब ज़मीन ठंडी हुई, जब आग ठंडी होती है, जब भाप कहीं से निकलता है, वो भाप क्या होता है? धुआं में क्या आता है? भाप में पानी होता है। जब ये भाप ठंडी हुई, जब ये धुआं निकला, जब भाप ठंडी हुई तो ये क्या हुआ? बारिश की शक्ल में नीचे बरसी। जब नीचे बरसी तो जो काफ़ी गहरा हिस्सा था वो क्या बन गया? दरिया, समुद्र, नदी, नाला। आपको पढ़ के सुनी जरा साहब, सुना? फिर ये बायोटिक हमसे थोड़ा बहुत आपका एक नज़र में डाल दिया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। आप जरा सुनिए। प्रीबायोटिक कंडीशन ऑफ अर्थ, इस नजरिए के मुताबिक आज से तकरीबन 4.6 बिलियन
4.6 बिलियन ईयर्स। समझता कितना होता है? पॉज कर इसको। अब सोचो तुम देखो 4.6 बिलियन ईयर्स मतलब कितना? 1 मिलियन तो हो रहा है तुम्हारा 10 लाख साल, और 100 मिलियन बराबर हो रहा है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन मतलब 100 मिलियन, मतलब समझ रहा है? 100 के और जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 बिलियन होगा। अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 10 करोड़ साल पहले, इसका मतलब कितना हुआ? ये 1 बिलियन हुआ। कितना? करीब करीब 5, 4.5 बिलियन। उसको 4 से मल्टीप्लाई करो आप, है कितना बूढ़ा हम लोग का अर्थ है। कितना साल पहले की बात है। तो 4 पॉइंट, ये आपको इसलिए हम लिखे कि आप 4.6 बिलियन ईयर्स को आप मामूली नंबर ना समझें, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो 4.6 बिलियन ईयर साल कबिल जमीन वजूद में आई। कैसे वजूद में आई? सूरज के एक पार्ट थी। उस जमाने में वो ये इस कदर गर्म थी कि हर चीज़ गैस की हालत में, वो इतना गर्म था, इतना गर्म था कि हर चीज़ गैस की शक्ल में, जैसी ज़मीन आज है वैसी नहीं थी। हर चीज़ गैस की हालत में थी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके खास अज़ा थे। कौन कौन? हम शॉर्ट में लिखते हैं, हम सब पूछेंगे लाइन से, बात मत करो बाबू। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब उस जब जमीन सूरज से अलग हुई तो क्या थी? वो सिर्फ गैसों का एक मजमा, गैसों का एक कॉन्सोलेशन था, मतलब गैसों का जुर्मुट था। और गैसों में कुछ खास गैस कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, मतलब गैस उस ज़माने से मौजूद है इस अर्थ के आसपास। ये सब गैस उनके खास अज़ात है। तो बस आपको मालूम है कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है, हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, और ऑक्सीजन का O। करोड़ों साल के अरसे में, कौन सा? करोड़ों साल के अरसे में ज़मीन रफ्ता रफ्ता ठंडी होती गई, वक्त लगेगा, ठंडी होती गई और ज़मीन की ठोस वजूद में आई। ज़मीन की जो ठोस सतह है, जो हार्ड सरफेस, उसका वजूद है। जब कोई ये हार्ड होगा सरफेस होगा, घर में कोई रोटी बना है गंदी, गरम गरम मटर तो कहते हैं, जब वो सूखता तो क्या होता है? ऊपर में हार्ड लेयर रहता है, नीचे तो सॉफ्ट रखा होती है ना। ये बात समझ में? तो वही बोलने का मतलब है करोड़ों साल, गिरनी नहीं है, ज़मीन है। करोड़ों साल के अरसे में ज़मीन रफ्ता रफ्ता ठंडी हुई और ज़मीन की ठोस सतह वजूद में आई। ठीक है, और इसी अनासिर से, इन्हीं एलिमेंट्स के आपस में मिलने से, अब इसको तो आसपास ही मालूम था, तो इन लोगों एलिमेंट्स ने क्या किया? आपस में कॉम्बाइन करना शुरू किया, आपस में मिक्स होना शुरू किया। अगर आपको कोई कुछ खाना बनाना हो तो बनाना क्या करते हैं? तो प्याज, मसाला, अदरक डाल वाल देते हैं। क्या होता है जब उसको चूल्हे में चढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो क्या क्या अंदर में होता है? अंदर में जो आवाज़ होगा और सीटी बजेगी और खाना बन जाएगा। तो क्या तो उसको होता क्या? सारे केमिकल्स आपस में मिले कुछ नई चीज़ बना देते हैं ना। जब खा रहे होते तो अभी नहीं खा, अदरक खा रहे हो, प्याज खा रहे हो, आप टेस्टी मसाला खा रहे हो, ठीक है ना। गोश्त भी हो सकता है आपका, सब्जी भी हो सकता है, तो बिजली का। तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाए इन लोगों ने? कुछ एलिमेंट्स ने आपस में पानी बना लिया, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर पानी का वजूद पैदा कर दिया, और अमोनिया गैस बनी, मीथेन गैस बनी, और कई तरह के कंपाउंड बनना शुरू हुए। तो क्या बोलेंगे हम लोग? इन एलिमेंट्स के आपस में मिलने से क्या बना? पानी बना। हमने क्या? पानी का H2O
उसके अलावा अमोनिया गैस, उसका फॉर्मूला NH3 है। उसके अलावा मीथेन गैस CH4। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैस, और भी गैस बने, कुछ फेमस गैस का नाम बताया। ये कैसे बने? इन्हीं एलिमेंट्स के आपस में मिलने से। बोलो ठीक है ना? हो सकता है अगर छोड़ देंगे अपने आप तो आपस में कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अब कुछ ना कुछ यही से बन गया, तो मीथेन गैस बन गया, वाटर बन गया, अमोनिया गैस बन गया। ये कौन बोल रहा है? ये वो लोग बोल रहा है जो कि किसी भी सुप्रीम पावर का तो नहीं मानता है, लेकिन इसका बात कभी बताएं कहाँ पर आकर फंसेगा। पहले हम आगे चले हम लोग। तो बोले सारे एलिमेंट्स क्या हुए आपस में कंबाइन करके पानी बनाया, मीथेन गैस बनाया और अमोनिया ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पानी के भाप से बादल बने। जो पानी जब ठंडी हुई तो भाप पानी जब बन गया इसमें, तो भाप जब निकल रहा होगा, पानी तो गर्म रहा होगा शुरू में ना, तो जब पानी जब भाप निकले, भाप से क्या बन गया? अब सर बादल इतना कैसे बन गया? तो जमीन भी कितना बड़ा है ना, और कितना भाप निकला होगा सोचो। जमीन तो पूरा आग का देखते हुए बोला तो कितना ही मिकदार है भाप निकला होगा। तो पानी के भाप से बादल बने जिनके हजारों बरसों तक लगातार बरसने। अभी जो बारिश हो रही बादल में पानी कभी ना हो रहा। अब ये जो जब सुबह में जब जमीन बनी है तो उस वक्त जो बादल बने हैं, जब वो बादल से बारिश बरसाए तो वो लाखों साल तक, ऐसा नहीं कि शाम को 1 घंटा में खत्म हो गया, कितना ही भाप बना होगा, इतनी गर्म जमीन रही होगी कि लाखों साल तक बारिश होता रहा। हम लोग के यहाँ पर आप तो बारिश हो रही है, बारिश कब हो रहा है? गर्मी के मौसम में। दिन में गर्मी बहुत रहती है, एक गर्मी तालाब का, दरिया का, समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, यही बादल बनता है और अपनी बारिश बने कहीं ना कहीं बरसात। मतलब गर्मी होगी तो बरसात हो गई, लेकिन दिन में गर्मी रही है, अभी शाम में डेली बारिश हो जा रहा है। हम लोग का बंगाल का मौसम तो मोटा मोटी ऐसे ही है। तो सोचो जब ज़मीन गर्म होगा, जब ठंडी होकर भाप बननी होगी तो कितना बारिश होगा। तो हम लोग का दिन भर का इतना पानी बरसा देता, उस टाइम कितना बरसा होगा। तो बता रहा लाखों साल तक, हज़ारों साल तक बारिश होती रही। बारिश बरसने की वजह से समुंदर, दरिया और झीलें बनी। तो जमीन सुखड़ाव पैदा हुआ था, कुछ हिस्सा उभर के ऊपर चला गया, कुछ हिस्सा सुखड़ कर नीचे चला गया। तो जो नीचे चला गया वो क्या बन गया? दरिया, समुंदर, झील, तालाब बन गया। उस जमाने की ज़मीन, उस जमाने की ज़मीन, हम लोग नहीं थे, दादा परदादा भी नहीं था, बहुत ज़माना का ज़मीन बारे में बात हो रहा। उस ज़माने की ज़मीन आज की ज़मीन से बिल्कुल क्या थी? मुख्तलिफ। हर तरफ आग, धुआं, लावा, उगलते हुए आतिशफिशा पहाड़, मतलब पहाड़ों से निकलता हुआ लावा, हर तरफ लावा निकल रहा है, आग की नदियाँ बह रही है, गर्म, हर तरफ एकदम अजीब तरह का माहौल फैला हुआ है। फिर से क्या बोला देखो, हर तरफ आग ही आग, धुआं, लावा, उगलते हुए आतिशफिशा पहाड़, जिंदगी से महरूम पूरे गदले समुंदर। जिस तरह से हम लोगों का समुंदर आज मौजूद है, उस ज़माने में समुंदर ऐसा मौजूद नहीं था। वो कादी की तरह, जब काला पानी होता है, काला का पानी, उस तरह से गंदा, क्या बोल रहे, गदला पानी, गंदे समुंदर थे। और ज़िंदगी से महरूम, आज समुद्र में कितनी ज़िंदगी जी रही, कितने लोग जानदार समुद्र में जी रहे हैं। तो उस वक्त समुद्र को जानदार जिंदा था ही नहीं, ज़िंदगी हम था ही नहीं। जहरीले गैसों वाली तूफानी कुरहबात थी, घने बादल थे। जो उस टाइम जो उस वक्त जो हवा गैसें थी वो जहरीली थी, पॉइजनस थी, घने बादल थे जिनमें हर तरफ आसमान में बिजलियाँ जो है रोनती थी। और हर वक्त कभी तारे टूट के जमीन तरफ गिर रहे हैं, कभी आग का लावा आपस में आग पहाड़ पर टकरा रहा है। एकदम आप सोच ही सकते, समझिए क़यामत की तरह वो दौड़ रहा होगा जिंदगी दुनिया में, जब यहाँ पर जिंदगी नहीं थी। तो सोचो जमीन कैसा रहा होगा। तो कौन सी मतलब ये क्या था, अभी तक जिंदगी, अभी तक जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई नहीं है। वो ये हालात बताए जा रहे हैं, ये तो सिर्फ कयास और गुमान है, तो इंसान सोच सकता है। उस वक्त था तो नहीं, है ना, वो था नहीं दुनिया में, ऐसा कयास किया गया दुनिया से, ऐसा रहा होगा। हम तो बोलते हैं अगर ऐसी बात इससे भी खतरनाक रहा होगा, वो कैसा रहा होगा आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस
नज़रिए को, अबायोजेनेसिस को, मतलब कि ज़िंदगी जो बेजान जो शुरू हुई है, इस बात को साबित करने के लिए पहले ये बात समझा दिया। आप सुनाएगा आपको, ये जो एक साइंटिस्ट है ऑपरेन एक साइंटिस्ट है, ये क्या किया, अपने बात को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने बात को साबित करने की कोशिश की। इसका एक्सपेरिमेंट समझा कर लास्ट में, ठीक है? हम इस किताब का पेज का भेज देंगे, सबको यहीं से याद करना है। बुक से भी याद कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ नहीं, इसी बुक में बढ़िया से लिखा हुआ। 10 क्लास की इसी का बुक लोगे। जो बुक सब पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छी एक किताब लाइफ साइंस की है। दे दे चलो, मॉडर्न थ्योरीज 10 मिनट नहीं था। थ्योरीज रिगार्डिंग origin of life, एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है अलेक्जेंडर ऑपरेन। इसी ने क्या किया, अबायोजेनेसिस यानी कि बेजान चीज़ों से जानदारों की पैदाइश, इस बात को इसने अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटली साबित किया। अच्छा, ये लोग जो बताएं कि जो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मानते हैं कि गॉड है, एक मानता है कि नहीं है। जिनमें और ही बहुत तरह की थ्योरीज है, जिनमें और ही बहुत तरह का थ्योरी है, मतलब बताया नहीं है। थ्योरी ऐसा बोलता है कि जो इंसान है ये दुनिया का इंसान नहीं है, मतलब ये दुनिया पर जमीन पहले से बनी हुई थी, ये जितना इंसान है ये किसी और प्लेनेट का था, तो किसी और प्लेनेट से ट्रैवल करके यहाँ पर आया। फिर और बोला जाता है, फिर एक थ्योरी और भी है कि किसी ये जानदार, ये अभी हम लोग नहीं, हम लोग का जो आबा अजदाद जो रहे होंगे शुरुआत में जो आए होंगे, तो वो लोग किसी दूसरे प्लेनेट पे थे, उन लोगों को सज़ा काटने के लिए यहाँ भेजा ही गया। ये इस यूनिवर्स का जेल है। अब इसके भी लंबा लंबा बहस है, अब उसको भी साबित किया गया। और ये जो बोला कि सज़ा काटने के लिए है, उसको अगर आप बताना शुरू करें तो मान लो कि यहाँ से यही बात सही है, ऐसे ही हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? बोलता हम लोग एलियंस है, मतलब हम लोग जो है, हम लोग एलियंस यहाँ पर बन गया कि यहाँ पर लोग जानदार जी रहे तो उनको मार के हम लोग रह रहे हैं। और जैसे हम इंसान हमारा अभी दिख रहे हैं, हम लोग पहले ऐसे नहीं थे, वो तो हम लोग एवोल्यूशन में ऐसा हो गया। हम लोग देखने में एक जानवर है, गोरिल्ला एप, हम लोग देखने में उसकी तरह हम नहीं है उसकी आप लोग देख रहे हो। ऐसा थ्योरी है, जब बात करने वाले के तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सब बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जब टाइम मिलेगा बारिश के पुराने जमाने का बताएंगे। आइए, अबायोजेनेसिस। ये वो नास्तिक आदमी, नास्तिक है ना, इसने अबायोजेनेसिस को साबित करने की कोशिश की। क्या किया इसने क्या किया, पहले सुनिए क्या किया इसने। हम पहले सुनिए। इसके नज़रिए के मुताबिक, ऑपरेन का, इसके नज़रिए के मुताबिक सादा मॉलिक्यूल्स यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल, कैसे मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, मीथेन, अल्कोहल, अमीनो एसिड वगैरह ने समुंदर के गर्म पानी में मिलकर हॉट सूप बनाया। मतलब ये जो अमीनिया गैस है, मीथेन गैस है, हम लिख देते हैं उसको। पहला बात क्या बोला, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स
साइंस क्या बोल रहा है वो? सादा मॉलिक्यूल। सादा का मतलब वाइट नहीं है, सादा का मतलब सिंपल, आसान, सिंपल मॉलिक्यूल्स। कैसा? जैसे कि मीथेन गैस जो बताया, अल्कोहल, अमोनिया गैस और कुछ ये अमाइनो एसिड्स। ये वो सब कंपाउंड है जब वो अर्थ का प्रीबायोटिक लाइफ के दौरान पैदा हुआ। पढ़ा ना अभी जो अमोनिया पानी पैदा हुआ, सारा जो सादा मॉलिक्यूल्स पैदा हुआ, उस दौरान ये सब चीज़ पैदा हुआ। ये सारे क्या किए? पानी में ही तो से पैदा हुआ। अब पानी में पैदा, पानी कैसा है? गर्म, खौलता हुआ पानी। तो ये सब जो पैदा हुए थे क्या कि इन लोगों ने आपस में ही फिर कॉम्बिनेशन शुरू कर दिया। अब तुम्हारा मर्जी, तुम्हारे घर में बना है पाया, तुम डाल दो लाचा डाल दो उसमें, तो डाल दो उसमें, क्या ख्याल है? आप सबको लेकर फेंट दो, तो दूध भी डाल दो, दूध भी डाल दो उसमें। अब फेंट फाट के घर में आप कुछ है उसको डाल दो उसमें, तो डाब का पानी डाल दो उसमें, तो अब तुम तो हिला दो, कुछ तो बन जाएगा वो। बात सही में आ रही, गरम गरम कुछ तो बन जाएगा। वैसे क्या हो, ये सारा ये केमिकल जो है सादा मॉलिक्यूल है, थे बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये चार हम याद करने के लिए आपको याद करना है। ये जो सादा मॉलिक्यूल्स है वो उस गर्म पानी में, गर्म गदरे पानी में इन लोगों ने आपस में कॉम्बाइन किया, आपस में रिएक्ट किया। आपस में रिएक्ट किया तो इन लोगों ने आपस से मिलकर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। उसका नाम क्या बोला इंग्लिश ने? बोला हॉट सूप, उसको बोलते हैं। तो इन लोगों से क्या बना? इन लोगों के आपस में मिलने से बना हॉट सूप। इस हॉट सूप का एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल हॉट सूप बन गया। अब ये जब हॉट सूप बन गया तो ये हॉट सूप कई तरह का हॉट सूप बना। फिर इन लोगों ने आपस में फिर घर में हम लोग खाना बनाते हैं, कभी बोलते देखो इस वीडियो का तो खाना उतार दें यार, लड़की लोग बोलती है चूल्हा ओवन बंद कर देना। अगर हम भूल जाए उसको और पकने दें, भूल कर उतना आता है, गोलोगे तो खाना ऐसे रहता है। अगर वो पूछ चढ़ाएगा हम तो खराब हो गए, तो समझ ऐसे बोले ना, अरे चल जाएगा, कुछ और बन जाएगा। अगर रोटी तुम सेकने बैठो, रोटी को सेकते तो रोटी को तावा उतारो निकलता है, तुम लोग को मुँह ऐसे रोटी जाए। तो बोलने का मतलब ये है, ये प्रीमोर्डियल सूप, ये सूप जो है सादा मॉलिक्यूल ने आपस में कॉम्बुल करके कुछ और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। मतलब कि इन तीनों से मिलकर ये पैदा हुआ कि ये इन लोगों ने दोबारा मिल गया, दोबारा मिलकर क्या बना लिया? कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिया। कैसा? कॉम्प्लेक्स माने पेचीदा, और यहाँ पर ये क्या था? सिंपल। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स भी तुम समझ लो आसान भाषा में। सिंपल कॉम्प्लेक्स सादा मतलब वाइट नहीं, सिंपल कॉम्प्लेक्स को तुमको आम तौर पर समझना है तो तुम दो एग्जाम्पल समझ सकते हो, खिचड़ी और बिरयानी। खिचड़ी सिंपल है, तो क्या हुए सारे ये जो हॉट सूप बना, ये इनसे चारों से मिलकर क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया। क्या क्या उसमें है? जैसे पॉलीपेप्टाइड, सब नाम पूछेंगे हम। पॉलीपेप्टाइड, कुछ प्रोटीन बना लिया इसने, कुछ न्यूक्लिक एसिड बना लिया इसने, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया। ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए, बिरयानी की आपको ये नाम सुना दीजिएगा। मतलब ये कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, मॉलिक्यूल्स बने, जो कि इसके मुकाबले में बहुत पेचीदा थे। कहाँ से बनेंगे? हॉट सूप का वापस सिंपल
ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, इन सबों का नाम दिया गया, इन सबों का नाम दिया गया यहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स, प्रीकर्सर बायोमोलिक्यूल्स। मतलब पहले क्या बना, सिंपल मॉलिक्यूल्स, फिर बना हॉट सूप मिला सिंपल मॉलिक्यूल से बनाया कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो कौन कौन है, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या नाम दिया उसने इसका, प्रीकर्सर बायोमोलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद सुनो क्या बोल रहा है, इन बायोमोलिक्यूल्स में, इन बायोमोलिक्यूल्स से फिर आपस में, मतलब तुम किसी को चूल्हा पर चढ़ा हुआ छोड़ दो तो कुछ ना कुछ बनते रहेगा ना, बोलने का मतलब ये, वहाँ तो चूल्हा पर चढ़ा ही हुआ था उस जमाने में, पानी गर्म था, आग का हमेशा था, गर्म पानी था, हर तरफ आग ही आग थी, तो आपस में से मिल रहा, बोलो मेरी कभी वो बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। बात समझ में आ रही है। तो क्या बना, फिर बोल रहा है इन बायोमोलिक्यूल्स ने आपस से मिलकर आपस में पानी के अंदर इंतहाई छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक तैयार किए, क्या क्या बनी थे, बायोमोलिक्यूल्स reacted with hot water, इन बायोमोलिक्यूल्स ने गर्म पानी से रिएक्ट किया तो क्या बनाया उसे देखिए, माइक्रोस्फीयर्स। कौन बात कर रहा है, ठीक है, माइक्रोस्फीयर बनाया, इसका नाम क्या दिया उसने, पोशरवेट्स। मतलब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये जो बायोमोलिक्यूल पैदा हुए, उन्हें क्या किया, गर्म पानी से लेकर क्या बनाया, माइक्रोस्फीयर्स, मतलब कुछ छोटे छोटे गोल गोल जैसे केमिकल इसने बनाए, नाम से क्या दिया उसने, पोशरवेट्स। फिर इन पोशरवेट्स से, फिर इन्हीं फिर पोशरवेट्स से सबसे पहले दुनिया में एक नया सेल पैदा हुआ। इसी पोशरवेट से एक नया सेल पैदा हुआ, इसका नाम दिया उसने प्रोटोसेल। मतलब बोला जाता है कि दुनिया में सबसे पहले यही खुलिया बना, और ये जो खुलिया जो एक नई चीज़ बनी, इसका नाम प्रोटोसेल हम लोग बोल रहे हैं, कि जो एक नई चीज़ बनी, ये एक ऐसी नई चीज़ बनी जिसके अंदर एक जीव पैदा हुआ, ये खुद की तादाद को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा सकता था, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन होता रहा, और ये खुद को रिप्रोड्यूस भी करता रहा। मतलब कि अपने जैसे नए सेल को वो पैदा, अभी कैसे बना, ये अपने आप बन गया इनके हिसाब से, अपने आप, मतलब कैसे कैसे मिक्स हुआ, ये बना, लास्ट में ये पैदा हुआ। मतलब इसको बनाया था कि इस धरती पर दुनिया में सबसे पहले जो सेल पैदा हुआ, यही वाला पैदा हुआ जिसके अंदर जिंदगी के निशानात मिले। अब यही सेल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते फिर यहाँ से दुनिया में मुख्तलिफ तरह के जानदार पैदा हुए। ये प्रोटोसेल मतलब क्या, एक खुलिए वाला सेल, प्रोटो मतलब पहला सेल, मतलब दुनिया में सबसे पहले सेल की पैदाइश हुई जिसमें जिंदगी पाई गई। अब फिर यही सेल आहिस्ता तरक्की करता गया, इसी एक प्रोटोसेल से आज दुनिया में इतने सारे जानदार। अब जरा ऐसे कैसे हो गया, एक सेल से इतना जानदार कैसे पैदा हो गया सर, मुझे बात समझ में नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है आपको। तो बोल रहा है कि इस प्रोटोस ये फिर इन पोशरवेट से सबसे पहले प्रोटोसेल्स वजूद में आए, और इस तरह आज से 3.5 अरब साल पहले, यानी कि 3.5 बिलियन 3.5 बिलियन ईयर्स पहले इस ज़मीन पर, धरती पर जिंदगी की शुरुआत हुई। तो किससे, एक खुलिये की शक्ल। ये खुलिया में खुद को रिप्रोड्यूस करने का, खुद की क्वांटिटी को बढ़ाने का, खुद को बड़ा करने का क्वालिटी था।
केमिकल तो बहुत सारे पैदा हुए, ये ऐसा केमिकल पैदा होगा जो अपने आप जीने लगा। बात समझ में आ रही है? आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद व्हीलर का एक्सपेरिमेंट है। अब आपको ऐसा लगता है ये बात सर ये एक प्रोटोसेल से भी दुनिया में इतने तरह के जानदार कैसे पैदा हुए? चलिए इसकी बात मान भी लेते हैं, इस एक सेल से इतने सारे इंसान हैं, इतने सारे जानवर हैं, कितने रिप्टाइल्स। हम लोग क्या पढ़ा पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोग शायद कि कितने, अभी अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग कि अभी मतलब बताया जाता है कि दुनिया में अब तक 17 लाख तरह का जानदार का डिस्कवरी हो चुका है। कितना बोल दो? 17 लाख तरह का जानदार के बारे में अब तक हम लोग जान चुके हैं। 17 लाख जानने का मतलब क्या हो रहा? कि हम लोग इसका बाकायदा पिक्चर देखा है, इसका नाम जानते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, ये गिरदार वाला है, ये पानी में रहने वाला है, ये रेगिस्तान में रहने वाला है, ये गिरदार है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब हर तरह के जानदार का क्लासिफिकेशन हुआ है। कितना भी है? 17 लाख। तुमको अब 1700 का बताने बोले, 1700 ज़्यादा का नाम बता दो, 70 ठो बताने के बाद तुम सोच क्या बोले? बात समझ में आ रही है? मतलब 17 लाख आपको नहीं पता, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं शिवक, उन लोगों ने इसका पता लगाया है कि दुनिया में अब तक 17 लाख जानदारों की शनाख्त हो चुकी है। और बताया जाता है कि अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे जानदार हैं जिसको आज तक इंसान देखा ही नहीं है। समुंदर की तहों में 70% पानी है, और समुंदर की गहराई में हर समुंदर तक इंसान पहुंच नहीं सका आज तक गहराई तक। तो कुछ समुंदर इतना गहरा है कि कुछ गहराई में जाने का अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता उसके अंदर। कभी तो सर्च करना यूट्यूब वगैरह में वीडियो, तो कुछ समुंदर इतना गहरा है कि कुछ गहराई में जाने के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देता, उसका तो जिंदगी जी रहा है। तो डिस्कवरी होकर देखो, अलग अलग तरह की मछलियाँ, अलग तरह का ऑक्टोपस, कई तरह के जात के जानवर समुद्र में। बताया जाता है ये तो ज़्यादा दुनिया में ज़मीन के ऊपर नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा पानी के अंदर है, जो जिसको अब तक इंसान देख ही नहीं सका। वो तो बहुत दूर की बात है, अभी ज़मीन पे भी ज़्यादा इसको अब तक देख नहीं सका। जैसे अमेजोन का फॉरेस्ट, नाम सुनेगा उसका? अमेजोन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है वो। उस फॉरेस्ट इतना घना जंगल है वो कि वहाँ पर दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, दिन के वक्त में अंधेरा रहता है वहाँ पर। जब सर्च करना है अमेजोन फॉरेस्ट यूट्यूब में, उसका बाकायदा उसका बहुत डॉक्यूमेंट्री है, 40 मिनट का भी है, 30 मिनट का भी है, 10 मिनट का भी है, जैसा आपको देखने का मन करे। तो उसमें ऐसे इस तरह के जानदार उसके अंदर है ना, तुमने क्या पहली बार जब मसल है, मतलब ऐसे खतरनाक जंगल है जहाँ तक इंसान पहुँचे ही नहीं, पहुँच जाएगा तो वो निकल नहीं पाएगा वहाँ से, जाते ही नहीं, इतना घना जंगल है। बात समझ में आ रही है? तो अब तक इंसान ज़मीन के जानदारों को पता नहीं लगा सकता, समुद्र का बहुत दूर की बात है। बताया जाता है अब तक इंसान कितने के बारे में मालूम कर सकता है? 17 लाख। बोला जाता है कि 87 लाख तरह का जानदार दुनिया में मौजूद है, चाहे चींटी हो, चिड़िया हो, सांप हो, बिच्छी हो, कॉकरोच हो, सब प्रजाति को मिलाएं तो कम से कम 87 लाख तरह का जानदार इस पूरे अर्ज में पाया जाता है। तो सोच रहा है कितना है, कितना ज़्यादा ये भी एक अंदाज़ा है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो हम लोग तो भी इसको बोल रहे थे ना कि कैसे एक सेल से इतने सारे जानदार पैदा हो गए, मतलब इस एक सेल से 87 लाख तरह के जानदार कैसे पैदा हो गए। तो पहले बात ध्यान रखिए, ये बात आज की नहीं है, आज से 3.5 अरब साल पहले की है। 3.5 अरब साल गुजरने में कितने हालात दुनिया में पैदा हुए, कितने हालात बदले हैं दुनिया में, क्या क्या दुनिया में हुआ है, नहीं बेहतर जानता है। क्योंकि जानते कि ज़माने में ज़मीन पर डायनासोर्स का भी राज रहा है, लेकिन उसका आज एक भी जानदार दुनिया में मौजूद नहीं है। एक ज़माने में इस ज़मीन पर ऐसे भी लोग रहे हैं कि जिनकी लंबाई हम लोगों से 5 गुना रही है, हम लोगों से 5 गुना रही है। ऐसे भी लोग रहे हैं जो दुनिया में 400-400, 500 साल जिए हैं, 5 साल 6 साल लोग जिए हैं, उन लोग की उम्र रही है। तो दुनिया बनी है, कई बार तबाह हुई है, बर्बाद हुई है, अलग अलग दुनिया बस आई है, बहुत सारा उसमें कहानी में डेट कर ही जा रहे हैं। तो अगर आप सोचते हैं सर एक सेल से इतने ज़्यादा कैसे पैदा हो गए, तो इसका अगर आपको सटीक जवाब मिलेगा तो क्लास 10 में जब आइएगा, आप पढ़िए क्लास 10 में, वो एक चैप्टर है एवोल्यूशन, कैसे एक जानदार से दूसरे जानदार पैदा हुए। तो वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताया जाएगा।
वो अगर पूरा चैप्टर इसी के ऊपर कैसे एक जानदार से दूसरा जानदार पैदा हो। तो वहाँ जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखा जाएगा लास्ट में जिंदा रहे आप लोग, तो अब तो रहेंगे, आप लोग पता जा रही है। तो इसीलिए ये ऐसा कैसे हो गया, ये प्रोपोजल से इतना ज़्यादा कैसे बन गया, कंफ्यूजन लगा है। जो आपको मिलेगा इसका क्लास अभी अगले दिन जितना मिलेगा हम देंगे, अगले दिन भी कुछ जवाब मिलेगा, बाकी फिर जो ज़्यादा डिटेल में कब देंगे क्लास 10 में, अगले दिन देंगे थोड़ा बहुत देंगे। तो आपको यहाँ तक पूरा याद करके आना अच्छे से, हम सुनेंगे लिखाएंगे जो भी करना करेंगे, ठीक है। और कुछ और